तो बच्चों जो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। मैं पहले बता दूं कि इस बायोमोलिक्यूल्स में दो टॉपिक हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट और एक पढ़ना एमिनो एसिड। इन दोनों टॉपिक में ये सब टॉपिक आपको इंक्लूड हो जाएगा। इन दोनों में सब चीज इंक्लूड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड। ये जो एमिनो एसिड है ये प्योर बायो का सिलेबस है, प्योर बायो का सिलेबस। और आपको ये बायो क्लास में बायो सर ने 11 से ही पढ़ाते आ रहे होंगे एमिनो एसिड के बारे में। जानते हैं ये प्रोटीन का बिल्डिंग मटेरियल है, ये प्रोटीन बनाने का तरीका है। बच्चों इसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा पोर्शन है। वैसे तो ये पूरा बायोमोलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, प्योर बायोलॉजी है। आपको इसमें से सभी चीज ऑलरेडी बायो सर ने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी हमारा जो ड्यूटी है मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना, विटामिन जो आपके सिलेबस में कट हो गया लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि विटामिन से एक क्वेश्चन आता है। विटामिन बहुत सिंपल है, आप उसका केवल विटामिन पढ़ना, उसका नाम पढ़ना, उससे क्या क्या बीमारी होती है, क्या क्या जरूरी हो, आपको ये सोर्स पढ़ लेना विटामिन के बारे में। ऐसा है ना। उसके बाद आपको पता है प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो स्ट्रक्चर है, जो आपको ऑलरेडी मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन वो सब बायो, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो वो सब बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों आपको वो भी पढ़ लेना है। हमारा जो काम इस लेशन में मैं आपको सिखा देता हूँ। तो बच्चों बिल्कुल ये लेशन पॉलीमर की तरह है, मतलब ये लेशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान लेशन है, बहुत सिंपल बहुत नॉर्मल लेशन है। तो हम क्या करेंगे, कैसे इस लेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। बच्चों जिस प्रकार पॉलीमर में सबसे पहले हमने आपका बेस बनवाया ना कि देखो मोनोमर कितना सिंपल है, कैसे बॉन्ड तोड़ के पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रकार हम लोग इसको आज आराम से सीखेंगे। पहले इसका बेस बना लेंगे। जब मैं आपको बेस सिखा दूंगा ना तो आपको अपने आप लगेगा सर ये रिलेशन बहुत सिंपल है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसका बेस स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, पहले आपको सिखा देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनिएगा, अपना सभी काम छोड़ के बिल्कुल सीरियसली सुनिएगा। तो बच्चों बायोमोलिक्यूल्स क्या है। बायोमोलिक्यूल सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, बायोकेमिस्ट्री। पहले इसका मतलब समझिए। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब लाइफ की केमिस्ट्री। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की रिएक्शन आपने लैब में देखा है, जिस प्रकार की रिएक्शन आपको मैंने सामने कराया है, जो उसकी प्रोसीजर होता है, जो उसका मैकेनिज्म होता है ना, आपके सुन के आश्चर्य होगा ना कि बच्चों बॉडी में भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है। जो आप लैब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चीज बनाते हो, उसका जो मैकेनिज्म है ना, अपने शरीर में ना सेम टू सेम वही प्रोसेस ही होता है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होता है, कोई डिफरेंस नहीं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है ना, जो आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, लैब में देखते हैं, इंडस्ट्री में देखते हैं, बच्चों सेम टू सेम वो प्रोसेस जो होता है ना, वो हमारे शरीर में होता है, बॉडी के अंदर होता है। और बॉडी के अंदर जो ये प्रोसेस करते हैं वो होते हैं एंजाइम, जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बता दूं कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन कुछ सालों से हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। वैसे मैं इसका रिवीजन तो कराने वाला था, क्योंकि मैं इसको छोड़ने वाला तो हूं नहीं। अभी क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि बच्चों अपने सिलेबस में ना जीएसबी बोर्ड में इसमें कुछ है ही नहीं, सब कट कर दिया गया भाई। कार्बोहाइड्रेट में केवल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो मैं बहुत पहले सिखा चुका हूँ, और उसके बाद अगर कोई टॉपिक भी है तो आपको बायोलॉजी वाला सर बहुत अच्छे से बता चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देता हूँ। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। क्यों इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इससे हम हेल्थ से रिलेटेड चीजें सीखते हैं। और हेल्थ से रिलेटेड चीजें ना आजकल ना साइंस में वो चीजें सबसे ज्यादा आती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई ओलंपियाड देते हैं ना, भारत का ओलंपियाड, इंडिया का ओलंपियाड या किसी भी देश का ओलंपियाड ना, अगर उसमें 100 क्वेश्चन है ना, तो बच्चों ये मान के चलो ना कि 25 से 30 या 40 क्वेश्चन तो बायोमोलिक्यूल्स को होते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मैं अब जो बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों,
जो इंसान का जो शरीर होता है ना, इंसान का जो बॉडी होता है, ठीक है, मान लीजिए हमने कुछ खाया, ध्यान से सब लोग सुनिएगा, पहले हम आपको बताते हैं कि इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो वैसे ही आपको बायो वाले सर ने पढ़ाया होगा जो मैं बता रहा हूँ। देखो कोई भी रिलेशन शुरू करने से पहले उसका पहले इंपॉर्टेंस जानो। जैसे मैंने पॉलीमर की इंपॉर्टेंस बता दिया कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सब पॉलीमर ही है, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए पेपर में आता है। मैं बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस सिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंस सुनने के बाद जब आप सुनेंगे ना तो आपको बड़ा मतलब इमेजिन लगेगा और फिर आपको इस लेशन को पढ़ने में मजा आएगा कि नहीं मुझे इस लेशन को जानना है। वैसे आप इस लेशन को जानते हैं, आप नीट की स्टूडेंट है तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको जानने की इच्छा नहीं इससे ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। तो बच्चों में क्या बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि इंसान ने कुछ खाया है ना, आपने कुछ खाया, तो बच्चों जब आप कोई चीज खाते हैं ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जब आप कोई चीज खाते हैं, मान लीजिए आपने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो जब हम शरीर में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर करके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए ना एक कैटलिस्ट होता है जिसको एंजाइम कहते हैं। आपने बायोलॉजी में सुना होगा पेंक्रियाज में इंसुलिन नाम का चीज बनता है, इंसुलिन में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो बच्चों जैसे मुझे जरा ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कि हमने कुछ भी खाया, कोई भी खाना खाया, तो जब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक बड़ा बहुत बड़ा बिल्डिंग मटेरियल होता है। तो जैसे हम उसको खाते हैं ना, तो उसको तोड़ने के लिए आपको पता ना की लॉक का सिस्टम जो होता है कि हर 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 जितनी भी चीजें हैं ना, सबके लिए पर्टिकुलर एक विशेष तरीके से एंजाइम हमारे शरीर में अवेलेबल है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने चावल खाया, तो बच्चों चावल को ब्रेक करने के लिए आपके लिए अलग से एंजाइम आपके शरीर में बनाया गया है। मान लीजिए आपने चाउमीन खाया, तो बच्चों चाउमीन को ब्रेक करने के लिए ना आपके शरीर में अलग तरीके से एंजाइम बनाया गया। दुनिया की हर चीजों के लिए बच्चों स्पेशल टाइप की कैटलिस्ट आपके शरीर में अवेलेबल है। अब जरा ध्यान से सब लोग प्रोसेस सुनिएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने खाया, तो होता क्या ना कि वो एंजाइम इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है ना, उसके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, और तोड़ने के बाद उसको सबसे छोटे पार्ट ग्लूकोज में लाता है। बच्चों ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, अब इससे आगे नहीं टूट पाता है। अब ये ग्लूकोज क्या होता है ना, ये CO2 और H2O में टूट के ना हमारे शरीर में हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ये किसी भी चीज को खाने के बाद ये लास्ट का यही प्रोसेस है। जैसे आपने मान लीजिए कोई स्टार्च खाया, तो उसको कोई एंजाइम उसको तोड़ के मोल्टोज में कन्वर्ट करेगा, फिर माल्टेज नाम का एंजाइम उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फिर ग्लूकोज आगे टूट के CO2 और H2O बना के हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि शरीर सर बॉडी में हम कुछ भी कोई भी चीज खाते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए विशेष तरीके से हमारे शरीर में जो कि इंसुलिन पेंक्रियाज में बनता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। वो उस खाने को, उस चीजों को तोड़ते 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 एक छोटे से कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लाते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और उसमें लाने के बाद वो आगे टूट के हमें शरीर को एनर्जी देता है। अब टेंशन क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, मान लीजिए कि आपको पता है कि इंसान का जो रूटीन है वो डेली एक ही है, चावल दाल सब्जी, चावल दाल सब्जी, चावल दाल रोटी सब्जी, चावल दाल रोटी सब्जी, ठीक है। जरा ध्यान सुनिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपने चुकंदर का नाम सुना, चुकंदर का, चुकंदर जानते हो चुकंदर? हाँ सर, बीट। मैं बताता हूँ, जैसे जो गाजर की तरह होता है ना, जो लाल लाल होता है, जो गाजर की तरह सलाद में कटता है, रेड रेड होता है, लोग कहते हैं उससे खून बढ़ता है, ब्लड बढ़ता है ना, जो जो पार्टी उटी शादी में जाने पे मिलता है। फिलहाल तो ऐसे चुकंदर का यूज कोई करता नहीं। मान लीजिए कि बच्चों आपने चुकंदर 1 साल बाद खाया, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे आपके शरीर में बहुत सारे एंजाइम है जो हर प्रकार के चीजों को तोड़ तोड़ के वो छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ के लाते हैं। जरा सब लोग जरा विशेष तरीके से मेरी बात सुनिएगा। तो बच्चों मान लो कि आप शरीर में एक ही विशेष टाइप का खाना खा रहे हैं, जैसे चावल दाल सब्जी, चावल दाल रोटी सब्जी, यही आप डेली का डेली खाना खाते हैं। तो बच्चों हमारे शरीर में जो और एंजाइम है जो बाकी चीजों को तोड़ने के लिए बैठा हुआ, वो सुस्त हो जाएगा भाई, वो एकदम लेजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने 1 साल बाद, आप जरा सोचिए जरा ध्यान से बच्चों, मान लीजिए कि आपने 1 साल बाद चुकंदर खाया, ठीक है, 1 साल बाद चुकंदर खाया।
अब उस चुकंदर को तोड़ने के लिए जो हमारे शरीर में एंजाइम है वो 1 साल से कोई काम ही नहीं कर रहा। तो जैसे आप चुकंदर खाएंगे तो उस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, नियम के अनुसार उस चुकंदर को तोड़ने के लिए एंजाइम को बाहर आना चाहिए, बाहर मतलब शरीर में आना चाहिए था निकल के, और उस चुकंदर को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करके लास्ट में CO2 H2O से इंसान को एनर्जी देना चाहिए। लेकिन आपने चुकंदर 1 साल से नहीं खाया, आप किसी शादी पार्टी में गए, वहां आपको चुकंदर मिल गया, सोचे चलो ब्लड बढ़ा लें, तो आपने चुकंदर का यूज कर लिया, साल भर बाद यूज किया। तो बच्चों जैसे आप चुकंदर खाएंगे ना, अब साल भर से तो वो एंजाइम आलसी है चुकंदर को तोड़ने वाला, तो क्या करे, वो निकल के ही नहीं आएगा। और जब निकल के नहीं आएगा तो उनसे चुकंदर को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं मिला। अब वो चुकंदर क्या करेगा, वो बच्चों हमारे ब्लड में मिलता जाएगा, और ब्लड में मिलते मिलते ना ब्लड का लेवल बढ़ा देगा बच्चों। इसी को शुगर कहते हैं, हिंदी में इसको मधुमेह रोग कहते हैं। और इसको बड़ा भारत में करीब 70% लोग डायबिटीज के नाम से फेमस है, यही डायबिटीज बीमारी होती है। आपको समझ में आएगा डायबिटीज होती कैसे। बच्चों डायबिटीज में क्या होता है कि डायबिटीज में हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनता है वो बनना बंद हो जाता है, या तो कई साल से उसने कोई काम नहीं किया तो आलसी हो जाता है, वो बनता ही नहीं है। और जब कोई हम ऐसा चीज खाते हैं जो करीब हम 1 से 1.5 साल बाद खाते हैं, तो जब हम उस चीज को खाते हैं ना, तो उसको तोड़ने वाला एंजाइम हमारे शरीर में निकल के नहीं आता। जब निकल के नहीं आता तो बच्चों को खाना क्या होगा, वो खाना ब्लड में घुलेगा, जब खाना वो ब्लड में मिक्स होगा तो शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। किसी को ब्लड शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के 70% लोग ने मधुमेह रोग से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है, और ये बड़ा भयंकर बीमारी है। अपने भारतीयों में ये सबसे ज्यादा होता है। एक बात और सुन लीजिए, आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वो नहीं बनता है, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करता है, इंसुलिन की वो देता है, गोली देता है। गोली मतलब मेडिसिन देता है कि साहब ऐसा करो कि आप 4 रोटी, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल, और उसके बाद उतनी इंसुलिन का मेडिसिन दे देता है। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं गए, आपको फ्री में खाना मिला, आपने दबा के खा लिया, लेकिन डॉक्टर ने आपको 2 ही गोली दिया, आपने थोड़ा सा इंसुलिन बनने की टेक्निक दिया है और आपने खुद ज्यादा खा लिया। तो बच्चों जो ज्यादा खाए उसके लिए इंसुलिन कहां से आएगा, तो अचानक डायबिटीज का लेवल बढ़ जाता है। और आजकल तो अगर डायबिटीज का लेवल बढ़ गया तो डॉक्टर भी क्या कहता है, भाई अब सुई लगाओ, तो सुई भी लगता है। आजकल तो आर्टिफिशियल हो गया बच्चों, एक पता नहीं क्या बनता है वो यहाँ लगा दिया जाता है, वो जितना जरूरत उतना ज्यादा इंसुलिन सप्लाई करता है। तो बच्चों डायबिटीज आजकल सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है, लगभग हर घर में एक लोग डायबिटीज से पीड़ित है। तो बच्चों इसलिए कहा जाता है ना कि खाने में संपूर्ण आहार रखना चाहिए, हर प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन को करना चाहिए, किसी एक प्रकार के भोजन पे आश्रित ना रहें। और इसका केवल एक ही उपाय है कि आप एक्सरसाइज करते रहें, और साथ में भोजन की जो क्वालिटी है वो चेंज करते रहें, और फास्ट फूड से बचें। फास्ट फूड मतलब ये हुआ कि जैसे जिस प्रकार से टिकिया, बर्गर, पिज्जा उज्जा, ये सबसे बचे। क्योंकि बच्चों में बताना चाहता हूँ, इसको तोड़ने का जो एंजाइम है बड़ा सिंपल है, वो बड़ा आसान है। जैसे मुझे एक बात होता है, खाना भी कई टाइप का होता है। जैसे जो बहुत टफ खाने होते हैं उसको तोड़ने वाला एंजाइम बहुत कठिनाई से खाने को तोड़ तोड़ के लेके आता है, लेकिन पिज्जा बर्गर को तोड़ने वाला एंजाइम बड़ा सिंपल है, वो आता है फटाक से तोड़ ताड़ के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी दे देता है। अब मान लो आपके शरीर में टफ वाले एंजाइम पड़े हैं जो कि चावल दाल उसको तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, और आप पिज्जा बर्गर टिकिया पे, पिज्जा बर्गर पे आश्रित हो गए, तो बेचारा जो टफ वाले एंजाइम है वो काम करना बंद कर दे, क्योंकि उनको कोई काम ही नहीं है, आप चावल दाल रोटी सब्जी खा ही नहीं रहे। तो बच्चों जो नॉर्मल जो एंजाइम होता है वो क्या करेगा, वो उसको तोड़ता रहेगा, एनर्जी देता रहेगा। और कभी आपने चावल दाल खा लिया तो एंजाइम आएगा ही नहीं, अब बेचारा वो जाके क्या होगा, ब्लड में घुल जाएगा, ब्लड के लेवल को बढ़ा देगा, उसी से बोलते हैं शुगर। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया शुगर कैसे होता है। मैं ये स्पेशली नहीं बता रहा हूँ, इसको आपको बायो सर ने पढ़ाया होगा, जब बायोकेमिस्ट्री नाम का टॉपिक चला होगा तो आपको बायोकेमिस्ट्री नाम के टॉपिक में बायो सर ने बताया होगा कि बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों और ये हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बच्चों बायोकेमिस्ट्री जो लेशन है ना, बायोमोलिक्यूल्स, वो बच्चों हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ टाइप के एंजाइम है जो कीलॉक मॉडल से होते हैं, जितनी भी चीजें आप खाएंगे सबके लिए एक सुटेबल एंजाइम है। आपको ये भी बताया गया होगा पेनक्रियाज में इंसुलिन जो बनता है उसमें कई प्रकार के एंजाइम है जो डिफरेंट डिफरेंट खाने के लिए बने हैं। बच्चों ये सबसे स्पेशल वरदान है, आप कुछ भी खाइए ना उसके लिए स्पेशल एंजाइम आपके शरीर में अवेलेबल है, कुछ भी खाइए, जैसे आप खाएंगे ना तो वो एंजाइम निकल के आएगा और उसको तोड़ तोड़ के ना सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में लेके आएगा, और ग्लूकोज अब आगे नहीं टूटेगा, वो खुद ब्रेक होकर ना CO2 H2O बन के एनर्जी देगा, और इसी से मानव शरीर को एनर्जी मिलती है और मानव शरीर स्वस्थ रहता है।
तो बच्चों आपको ये समझ में आ, अच्छा डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चों। डायबिटीज होने के बाद ना मतलब शरीर वीकनेस हो जाता है, किसी का शरीर बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, शरीर में चक्कर आने लगते हैं, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, शरीर का अंदर बहुत तेजी से पेन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब ये ब्लड में जाके घुलेगा ना, मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई चीज लिक्विड में जाके घुले तो उसको विस्कस कर देगा, उसकी फ्रिक्शन को ज्यादा बढ़ा देगा, तो बेचारा ब्लड बहुत मुश्किल से आपके शरीर में बहेगा, फ्लो होगा, और जब बहुत मुश्किल से बहेगा तो पूरा शरीर बहुत ज्यादा पेन करेगा। अब ब्लड के बहुत जैसे ब्लड जो बहुत थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ना, थोड़ा सा जमने का प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा, ये प्रोसेस है। और बच्चों मैं बता दूं कि ये इसका सबसे खतरनाक टाइप तो ब्लड का वो शुगर का ये है ना कि गैंग्रीन नाम का रोग हो जाता है। गैंग्रीन नाम के रोग में ना जो चीजें है ना, जो शरीर का अंग है वो पकने लगता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पकेगा, लास्ट में उसको कट करना पड़ता है, शरीर का वो हिस्सा हटाना पड़ता है, इसका जो सबसे लास्ट स्टेज है। तो बच्चों इसके बारे में तो खैर आप तो नीट के स्टूडेंट हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं, मैं तो बायोलॉजी नहीं जानता हूँ। मैं तो इस लेशन के, ये लेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आजकल इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन वेटेज पूछता है, इसको समझाने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने डायबिटीज शुगर के बारे में बताया, जो कि कार्बोहाइड्रेट नाम की चीजें खाने से होता है, और हमारे शरीर में अगर इंसुलिन ना बने, एंजाइम ना बने, तो बच्चों उसके कारण वो चीजें ब्लड में घुलने लगती है और ब्लड का लेवल बढ़ाती है। इसी को शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, हिंदी में इसको मधुमेह रोग के नाम से जाना जाता है। खैर काम की बातें शुरू करते हैं। मुझे क्या आप सभी को समझ में आ गया हेल्थ से इंपॉर्टेंट रिलेशन क्यों है? देखो मुझे बायोलॉजी बहुत नहीं आती है, मैं साफ साफ कह दूं, मुझे 10th के बाद बायोलॉजी से बिल्कुल, मैं बताऊं ये नहीं कह रहा हूँ कि नफरत हो गया, मुझे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? इसका सबसे मेन रीजन क्या सुनिए, इसका मेन रीजन ये है ना, मुझे याद करने से सख्त नफरत। मैं दुनिया की कोई चीज याद नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बड़ा आलसी हूं। मैं चीजें समझ सकता हूं लेकिन याद नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाता, आज तक नहीं हो पाता। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जब हम लोग 6 मैं बचपन से ही बात कर रहा हूँ, मैं 6, 7, 8 में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो बहुत बच्चों बहुत चीजें चलती थी। क्या क्या चलती, एक चलती थी बुक क्राफ्ट की सब्जेक्ट चलती थी, उसको बोलते हैं पुस्तक कला। पुस्तक कला का सब्जेक्ट में क्या होता था, कैसे पतंग बनाएंगे, कैसे ये बनाएंगे, कैसे वो बनाएंगे, तो उसकी एक बुक चलती थी और उसका एक पेपर होता था। तो उस पेपर में वही सब लिखना पड़ता था, पूछता था कि मतलब बुक क्राफ्ट नाम की एक सब्जेक्ट अलग से चलता था। तो बच्चों मैंने आज तक कोई सब्जेक्ट याद नहीं किया, तो मैं क्या करता, बना बना के लिखता था। बना बना के मतलब पता नहीं वो क्या पूछा, मैं पता नहीं क्या पूछूं। ये आज तक चलता हुआ आ रहा है, और आज तक चलता हुआ आ रहा, आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। बस एक जगह पकड़ ये आ गया कि इंग्लिश का जैसे सब्जेक्ट था, मैं बना बना के लिखा। तो इंग्लिश के टीचर की सबसे खास बात क्या थी ना, कि आप कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी टैलेंटेड हो ना, तो बच्चों वो 50 नंबर में अगर आपने 100% छापा है, तब भी वो आपको 20 से 25 से 30 नंबर ही देगा। और ये मैं जानता था, कई साल से ऐसा हो रहा। तब मैं बना बना के लिखा और एक एक क्वेश्चन 2-2 बार लिखा। क्योंकि बूढ़े थे, उनको पता चलता नहीं था। बच्चों मेरा 50 से ज्यादा आ गया, 55 नंबर आ गया। तो 55 नंबर आ गया तो उन्होंने ये सोचा कि मैं आज तक तो 50 में से 30 से ज्यादा नहीं देता, ये 55 कैसे पा गया। जब चेक किया तो पता चला मैंने क्वेश्चन 2-2 बार लिखा है, हर क्वेश्चन 2 बार, डबल डबल। तो ये बचपन में ऐसा चलता था, क्योंकि कुछ चीजें याद करने से सख्त नफरत। खैर शुरू करते हैं। नाम आज का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान सुनिएगा, सिंपल लेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मैं इसकी पहले डिफिनेशन लिखूंगा। देखो सबसे पहले लोग इसको बारे में क्या बोलते थे, पता क्या बोलते थे? बोलते थे सर कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन, जरा देखना ध्यान से, है ना, और हाइड्रेट मतलब कुछ लोग ऐसे बताते हैं, जरा मैं भी बता दूं पहले उन लोग की तरफ। हाइड्रेट मतलब पानी। मतलब लोग कहते हैं कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रेट आए, मतलब ये फॉर्मूला देखो, कार्बोहाइड्रेट, ऐसा फॉर्मूला एक्स वाई लिख देता हूं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बहुत अच्छी बात, ये बिल्कुल सेट भी बैठा। कैसे? ग्लूकोज देखो, आप ग्लूकोज को जरा कन्वर्ट करो, जरा इसमें 6 कार्बन लिख दो, ठीक है, और इसको H2O लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, जरा देखो क्या ये कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट मतलब कार्बन और पानी दिख रहा ना। तो बच्चों ये फॉर्मूला शुरुआत में बहुत बढ़िया था। कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो कार्बन और हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
लेकिन जरा मुझे एक बात बताओ, ये एसिटिक एसिड को ले लो, ये आपको, ये पूरी दुनिया को पता है कि ये एसिड है। एसिड मतलब पानी में डालने पे H+ देता है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ये 2 कार्बन C2 लिख दो, और 3 और 1 4 लिख दो, सॉरी O2 O4 लिख दो, और O2 लिख दो। चलो इसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लिखते हैं ना, CH2O। देख रहा है क्या देख रहा है? ये भी तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। देखो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं है ना। इसलिए बच्चों ये डिफिनेशन गलत है। इसलिए ये डिफिनेशन क्या है? गलत। अगर आपसे कोई पूछे कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो ये महा गलत डिफिनेशन। क्यों? क्योंकि ऐसे कई एग्जांपल है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए बच्चों ने अपने लेटेस्ट डिफिनेशन को पढ़ना, जो आपको पढ़ाया गया वो लेटेस्ट डिफिनेशन जो वास्तव में सही है। तो चलो ठीक है, एक पुराना ओल्ड डिफिनेशन हमने देख लिया, ये पता चल गया कि वो डिफिनेशन हमको वैलिड नहीं है, मानना नहीं। तो नया डिफिनेशन क्या है? देखो नया डिफिनेशन क्या, बहुत सिंपल डिफिनेशन, ध्यान सुनना। नया डिफिनेशन ये है, तो पहले तो कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या क्या है? देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहते हैं, शुगर। कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम, कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहते हैं, सेकेराइड ग्रीक भाषा का शब्द है, सेकेराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहते हैं। देखो सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये बात है बच्चों। वो घर में जो वो केन शुगर है, जो आप शुगर यूज करते हो वो केन शुगर है, वो अलग है। बस समझ में आ गई? जो यूज करते हो वो केन शुगर है, जो आप यूज करते हो, ये शुगर में बात कर रहे हैं। केन शुगर समझते हैं ना? केन मतलब, अरे केन मतलब, अच्छा आपके वहां उसको क्या बोलते हैं? गन्ना बोलते हैं, गन्ना जिससे शुगर बना, जो चीनी मिल में जाता है, क्या नाम है उसका जिससे उससे बनाते हैं? हाँ सर। शिरडी। हाँ, उसी से बनता है, उसको बोलते हैं केन शुगर। खैर ध्यान सुनिएगा, मैं लिख रहा हूँ उसकी डिफिनेशन। मतलब ये लेसन इतना इतना मजा आएगा ना आपको पढ़ने में। जरा देखो, लिख रहा हूं मैं, पहला लिख रहा हूं पॉलीहाइड्रोक्सी। बच्चों पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है जिसमें OH एक से ज्यादा हो। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें OH एक से ज्यादा हो। ठीक है? यहां तक मैं कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन बता रहा हूं, जिसमें मैंने क्या लिखा? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब क्या हुआ कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन आना चाहिए। जैसे एक छोटा सा डेमो देख लो। क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? यस सर। यहाँ पे मैं CHOH लिख देता हूँ। क्या इसमें अल्कोहल आ चुका है? यस सर। मैं यहाँ पे L लगा देता है, मतलब CHOH 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, एक से ज्यादा होना चाहिए। और नीचे लगा देता हूँ CH2H। बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है, ये कार्बोहाइड्रेट, देख लो ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। जनरल मतलब कोई सामान्य सा फॉर्मूला होगा भाई। मैं n बराबर 1 रखूंगा, n बराबर 2 रखूंगा, n बराबर 3 रखूंगा, और जैसे मैं n बराबर 4 रखूंगा तो इसी से ग्लूकोज बनने वाला है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया, ये है जनरल फॉर्मूला। आगे चल के अभी हम पढ़ने वाला है, परेशान बिल्कुल ना हो, मैं केवल डिफिनेशन समझा रहा हूँ कि डिफिनेशन कैसे बना। तो बच्चों अगर हमसे कोई पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें एक से ज्यादा OH हो। मुझे बताओ क्या एक से ज्यादा OH है? देख लो, एक यहाँ पे एक नीचे है, बाकी और भी हो सकता है अगर आप 2-3 लेंगे तो। सही है? आगे क्या पूछेगा कि सर उसमें कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या तो कीटोन होना चाहिए। देखो ये भी है। सही है? तो मैंने क्या बोला, जरा इसकी डिफिनेशन बताओ। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर, कल मैंने भेजा है इस बात को, नोन एज कार्बोहाइड्रेट। मैंने पिछले साल ये पढ़ाया था, बहुत डिटेल पढ़ाया था, उसी के नोट्स मैंने कल भेजा था आपको। कार्बोहाइड्रेट, एक स्टूडेंट उसी से मैंने नोट्स मांगा था क्योंकि मेरे पास पता नहीं पेज कहाँ गायब हो गया। एक सोलोनी स्टूडेंट उसी से मैंने नोट्स लिया था। देख लीजिए क्या है भाई साहब। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें एक से ज्यादा OH हो। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन होना चाहिए। इसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया? क्या कार्बोहाइड्रेट देख के पहचान लोगे सर ये कार्बोहाइड्रेट है?
बोलो हाँ ना? हाँ सर। ठीक, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हटा देता हूँ। बच्चों एमिनो एसिड जरूर पढ़ लेना ना, एमिनो एसिड पढ़ लेना। जरा ध्यान सुना आगे। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा सब कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि बच्चों कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे यूनिट होती है, 2 यूनिट 4 यूनिट। कार्बोहाइड्रेट बहुत जीएंट मॉलिक्यूल से बच्चों, बहुत सारे यूनिट होते हैं, तभी तो हमारे शरीर में जाता है तो बेचारा एंजाइम मेहनत करके उसको तोड़ तोड़ के छोटे यूनिट में लेके आता है, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बेचारा है वो ग्लूकोज उसमें लेके आता है, और उसके बाद वो यूनिट दोबारा टूटती नहीं है, वो खुद CO2 एटम टूट के एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारी यूनिट, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला सुनो, सबसे पहला तो बच्चों जो सबसे पहला पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है मोनोसैकेराइड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है बच्चों, सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होता है, सैकेराइड मतलब कार्बो, याद है? बताया था थोड़ी देर पहले। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड। सबसे पहले क्या है? मोनोसैकेराइड। यह हमारे सिलेबस में है। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसको आगे आप सिंप्लीफाई ना कर पाए, सबसे छोटा यूनिट, जैसे ग्लूकोज। भाई मुझे एक बात हो, जैसे एंजाइम, तो एंजाइम तोड़ के उसको तोड़ के सबसे छोटा यूनिट ग्लूकोज में लाता है, बात खत्म हो गई। अब इससे आगे तुम कार्बोहाइड्रेट के पार्ट में नहीं तोड़ सकते। हाँ, अब ग्लूकोज खुद टूट के CO2 और H2 बनाए और एनर्जी दे, अलग बात है ना। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये जैसे मान लो ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, अब इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे डिजिटल पेन में कन्वर्ट करके, मान लो ये छोटा डिजिटल पेन लाऊं, अब इसके आगे कोई छोटा डिजिटल पेन नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे छोटा यही है। अब इसके आगे ये खुद टूट के खत्म हो जाए, बात समझे? तो सबसे स्मॉल मोनोसैकेराइड का मतलब होता है जिसमें ग्लूकोज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की केवल एक यूनिट हो, और वो सबसे छोटा हो, सबसे सिंपलेस्ट हो, आगे उसको आप सिंपल, आगे आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाए। बस समझ में आगे? तो जरा देखो इसके बारे में क्या लिखूंगा मैं। कल आपको डिफिनेशन बोला था, मैंने क्या बोला था जरा बताओ? द, आगे कल मैंने भेजा था ना, सिंपलेस्ट यूनिट। सिंपलेस्ट यूनिट मतलब जो सबसे लास्ट हो गया ना। जैसे मान लो कि कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसको आपने छोटे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया, और छोटे कार्बोहाइड्रेट में, और छोटे कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे कन्वर्ट करके लेके आओगे, कहाँ लेके आओगे? मोनोसैकेराइड तक लेके आओगे। अब बेचारा ये आगे कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटेगा, अब बहुत तोड़ोगे ना तो ये बच्चों CO2 H2 में टूट के आपको एनर्जी दे देगा, बात खत्म, कार्बोहाइड्रेट का अस्तित्व खत्म। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो यूनिट होती है वो मोनोसैकेराइड की होती है। तो जो सिंपलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी which cannot be further simplified, मतलब उसको आप आगे ना और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और सिंप्लीफाई मतलब कोई सोचे कि मैं हाफ सेकेराइड बना दूं, 1/4 सेकेराइड बना दूं, ऐसा नहीं। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, फर्दर सिंप्लीफाइड। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है बच्चों, जरा इसके एग्जांपल देखो। आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख ली है, ग्लूकोज डी, ग्लूकोज एल सबने पढ़ लिया होगा मैं जब बोला हूं तो। अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। दूसरा है मैनोस, एक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज और एक स्ट्रक्चर है मैनोस बच्चों, और एक स्ट्रक्चर है लैक्टोस, फ्रुक्टोस तो है ना। हाँ समझ में आ रही है? तो बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिस मतलब जिसके आगे आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसको मोनोसैकेराइड करता है, और यही आपके सिलेबस में है भी। इसके बाद की जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सब आपके सिलेबस से कट है, आपके सिलेबस में यही है। इसके बाद की जितने भी है सब आपके सिलेबस में कट है, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा, है ना। मैं फिर भी बता दूंगा क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दे रहा हूँ। आप इसके बाद का जो बायो का टर्म्स है ना, प्रोटीन, DNA, RNA जो भी हो, मतलब वो सब आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, दूसरा
बच्चों जो दूसरा बोलते हैं ना ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड जो दूसरा है उसका नाम है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड मतलब बच्चों ओलिगोसेक्राइड का मतलब होता है 2 से 10 यूनिट हो, जिसमें 2 से 10 यूनिट हो, जिसमें 2 से 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट का हो, है ना, इसमें 2 से 10 यूनिट मोनोसेक्राइड का, सॉरी। जैसे मान लो, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज को जोड़ दिया तो 2 जोड़ दिया ना, मोनोसेक्राइड, तो बच्चों ये ओलिगोसेक्राइड गिना जाएगा। ओलिगोसेक्राइड मतलब जिसमें मोनोसेक्राइड का नंबर 2 से 10 हो, मतलब 1 से ज्यादा हो, बस 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो बच्चों आपको भी पता है कि ये भी आपके सिलेबस से कट हो गया, डाइसेक्राइड तो है ही नहीं, ट्राइसेक्राइड की बात दूर की बात है। लेकिन फिर भी जरा देखो इसमें, अगर मैं बात करूं, पहले मैं बात करता हूं 2 यूनिट जो इंपॉर्टेंट है आगे चल के नीट के लिए हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल 2 यूनिट को बोलते हैं डाइसेक्राइड। अगर कोई ड्यू यूनिट हो उसको बोलते हैं डाइसेक्राइड। 2 यूनिट समझते हैं ना बच्चों, उसमें 2 मोनोसेक्राइड होंगे, 2 मोनोसेक्राइड को मिलकर ना डाइसेक्राइड बनता है ना। और जरा देखो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज है, उसके बाद माल्टोज है, उसके बाद आपका लैक्टोज है। आपको ये एग्जांपल तो ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यों कि सर ओलिगोसेक्राइड का कौन सा है, सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड, ये बात ध्यान रखें। आपको एग्जांपल आगे चल के और कंफर्म हो जाएगा। इतनी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट ले लिया। अच्छा बच्चे एक बात और सुनो, ये जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स मतलब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, इसमें हम ये फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइप्स। और भी टाइप्स के पढ़ेंगे। पहला टाइप्स क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट के आधार पर। यूनिट मतलब केवल एक कार्बोहाइड्रेट तो मोनोसेक्राइड, 2 से 10 हो तो ओलिगोसेक्राइड, 10 से ज्यादा हो, आपको पता कार्बोहाइड्रेट कई लाखों में भी होता है, तो बच्चों उसको ना पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो मैं पहले क्या पढ़ा रहा हूँ, पहला पढ़ा रहा हूँ नंबर ऑफ यूनिट के बेस्ड पे। जो मैं पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट, मतलब कैसे कितने यूनिट है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है। दूसरा क्या पढ़ाऊंगा, पानी में घोल के पढ़ाऊंगा, जो पानी में घुल जाए वो क्या होता है, जो पानी में सोलुबल ना हो उसके आधार पर पढ़ाऊंगा। तीसरा पढ़ाऊंगा कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये आपको बायो सर ने पढ़ाया होगा। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बायोलॉजी क्लास में ये पढ़ाया गया होगा। क्यों पढ़ाया गया ना बायोलॉजी क्लास में, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है। तो बच्चों तीसरा क्लासिफिकेशन में ऐसे पढ़ाऊंगा। अच्छा कैसे होता है मैं आपको इसमें समझाऊंगा, भी आपको याद नहीं रखना, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताते हैं। फिलहाल पहला ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट। बच्चों तीसरा लिखते हैं, थर्ड, जो मैं थर्ड बताने वाला हूं, तीसरा तीसरा उसका नाम है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में बताने वाला तीसरा क्या है बच्चों, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है कोई बताएगा, जिसमें मोर देन 10 मतलब जिसमें 10 से ज्यादा यूनिट है। क्यों मोर देन 10, बच्चों लाखों तक जाता है ना, मोर देन 10 यूनिट्स, जिसमें 10 से ज्यादा यूनिट्स है बच्चों उसमें इसी में गिनेंगे। अब इसके एग्जांपल भी आप ध्यान रखिएगा पॉलीसेक्राइड के। स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। एक बात और सुनिए, आपको मैं बात बताऊं बच्चों, मैंने क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंसान लेता है, इंसान कंज्यूम करता है, शरीर में जाता है, और बच्चों उसको पचाने, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए एंजाइम निकल के आते हैं जो कैटलिस्ट है, उसको तोड़ ताड़ के सबसे छोटा यूनिट ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। उसके आगे वो नहीं टूट सकता, तो ग्लूकोज CO2 H2O बना के आपको एनर्जी देता है। तो बच्चों ये सेलुलोज भी आपका एक कार्बोहाइड्रेट है भाई, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों सेलुलोज ना इंसानों के लिए नहीं होता है, क्योंकि बच्चों सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम ना जानवरों के शरीर में पाया जाता है। इंसान के शरीर में सेलुलोज को पचाने वाला कोई एंजाइम है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सही बात है। सेलुलोज ना आप में से कोई भी इंसान इसको पचा नहीं सकता। क्यों
क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम आपके शरीर में नहीं, गलती से सेलुलोज आपको यूज नहीं करना। सेलुलोज बच्चों जानवरों के शरीर में पाया जाता है, जानवरों के शरीर में ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो सेलुलोज को तोड़ ताड़ के उसको एनर्जी दे, आपके शरीर में नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी है। सेलुलोज इंसानों के पचाने वाला एंजाइम शरीर के नहीं होता, जानवरों में होता है, एनिमल में पाया जाता है। खैर इसको हटा देते हैं। तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आप मानव जो जो इंसान होता है बच्चों में, वो कभी भी इस प्रकार की वैसे ये नहीं कर सकते। तो बच्चों अपने शरीर को अगर हेल्दी रखना है तो जंक फूड अवॉइड करिए, जंक फूड कचरा भोजन ना करें, नियमित भोजन करें, एक्सरसाइज करते रहें, शरीर का ध्यान रखें। नहीं तो आगे चल के आपको मैंने जो पढ़ाया हो सकता है कि एग्जाम्पल ना बने उसका, आप उसका ध्यान रखें। क्या रहा? तो बच्चों पहला हो गया ना क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए, बेस्ड ऑन वाटर सॉल्युबिलिटी। मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट है पानी में डिसॉल्व करके हम देखेंगे, बेस्ड ऑन वाटर सॉल्युबिलिटी। बेस्ड ऑन वाटर सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में घुलने वाले कार्बोहाइड्रेट। बेस्ड ऑन वाटर सॉल्युबिलिटी कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन। जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहला ये है ना शुगर, ये बी नॉन शुगर। ये क्या होता है सर बताते हैं। देखो मेरी बात सुनो, कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन वो यूनिट के आधार पे हो गया। एक यूनिट है मोनोसैकेराइड, 2 से 10 है ओलिगोसैकेराइड, 10 से ज्यादा है तो पॉलीसैकेराइड। एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट को पानी में डिसॉल्व करके देखते हैं, तो जो डिसॉल्व हो गया उसको शुगर के नाम से जाना जाता है, जो डिसॉल्व नहीं हुआ शुगर नहीं है, नॉन शुगर के नाम से जाना जाता है। तो जरा देखो शुगर क्या होता है बच्चों, क्रिस्टलाइन। आप याद करो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, जिसकी फिक्स स्ट्रक्चर होती है, याद है क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं। और बच्चों ये क्या होता है साहब, नॉन सुपर क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन समझते हैं ना, एमार्फस। नहीं याद आ रहा? अरे सॉलिड स्टेट में पढ़ाया तो था। सॉलिड 2 प्रकार के होते तो है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमार्फस सॉलिड। जिसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है वो क्रिस्टलाइन होता है, जिसकी फिक्स ज्योमेट्री ना होती है एमार्फस सॉलिड। जैसे आपके घर में कप प्लेट हो गया, एमार्फस सॉलिड एग्जांपल है। बताया तो था, याद है कि नहीं याद है सॉलिड स्टेट में? कोई बात नहीं बच्चों, ये वाटर सोलुबल होते हैं। जो जो शुगर होते हैं वाटर सोलुबल होते हैं, और जब पानी में घोल देंगे ना तो ये स्वीट, इसका जो जो इसकी जो टेस्ट होती है वो मीठा लगेगा आपको, स्वीट इन टेस्ट। मतलब उसको चखेंगे ना तो आपको मीठा दिखाई देगा। या देखो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ये वाटर सोलुबल होते हैं, पानी में जब घोलने के बाद इसका जो स्वाद होता है वो आपको मीठा दिखाई देगा। बच्चों इसमें इसमें क्या होता है, इसमें ये पानी में सोलुबल नहीं, वाटर इन सोलुबल। ये पानी में सोलुबल नहीं है, वाटर इन सोलुबल। ये पानी में सोलुबल नहीं है। दूसरा क्या होता साहब, ये अगर पानी में सोलुबल नहीं है तो इसके बाद ये इसका स्वाद भी नहीं होगा, टेस्ट, टेस्टलेस, मतलब स्वाद नहीं होगा। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है नॉन क्रिस्टल, जैसे स्टार्च नॉन शुगर है। उसके बाद सेलुलोज, वही जानवरों के शरीर में पाया जाने वाला है, जानवर ही इसको पचा सकते हैं, इंसान नहीं पचा सकता। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आया है बच्चों। ग्लूकोज, उसके बाद फ्रुक्टोज, उसके बाद सुक्रोज। तो बच्चों ये दूसरा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जो मैंने सोलुबिलिटी मतलब वाटर में सोलुबल है, नॉन सोलुबल है, जिसको शुगर नॉन शुगर के नाम से जानते हैं, मैंने आपको बता दिया। कृपया इसकी स्क्रीनशॉट लें। मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन। इसको हटा देता हूँ। बच्चों आपको मैंने याद है, मैंने बताया था टॉलरेंस
टॉलेंस और टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? क्या होता है? मतलब क्या करता है ये? होता क्या? खुद क्या होता है? क्या करता है? क्या है? एल्डिहाइड का टेस्ट। नहीं, वो तो ठीक है, टेस्ट क्या देता है उसका मतलब नहीं, ये करता क्या है? ये है क्या? ये कौन सा रिएजेंट है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड, ये कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? तो बच्चों ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, अब खुद क्या होता? रिड्यूस। खुद रिड्यूस होगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। बस समझ में आ रहा? भाई अपने आप तो रिड्यूस होगा नहीं, बैठे बैठे कोई रिड्यूस होने वाला नहीं। इसका मतलब जिसको इसको रिएक्शन कराएंगे ना तो सामने वाला इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है यहाँ तक? तो बच्चों तीसरा देखो, आपको ये पढ़ाया गया होगा, मैं पढ़ाता हूँ और इसको इंपॉर्टेंट भी कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में पूछता है कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आपने इसको याद भी करके बैठे होंगे, मुझे पता है। जरा देखो इसका क्या है। इसका है बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर इसमें क्या होता है साहब? इसमें एक होता ए, एक होता रिड्यूसिंग शुगर, और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों में इसका रिड्यूसिंग नेचर पढ़ रहा हूं, मतलब ये किसको रिड्यूस कर रहा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है बच्चों, जो टीआर होते हैं, जो एफआर होते हैं, ये माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। तो जो इसको रिड्यूस करने वाला है ना, वो शुगर रिड्यूस करने वाला है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों जो इनको रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर, और जो इनको रिड्यूस ना कर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आ रहा डिफिनेशन क्या बनेगा? मैंने क्या बोला था देखो, मैंने डिफिनेशन क्या बोला? दो कार्बोहाइड्रेट या दो शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट में टीआर लिख रहा हूं और फेलिंग रिएजेंट है ना को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। समझ में आ रहा ना? मतलब इसको ये कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट का रिड्यूसिंग नेचर देख रहे हैं। इसका मतलब ये अगर ये टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर देगा तो ये रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और बच्चों इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें बोलो क्या लिखेंगे? ऐसा कार्बोहाइड्रेट मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस ना कर सके, मैं लिख देता हूं, उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसका पहले एग्जांपल लिखता हूं, फिर काम की बातें बताता हूं। बच्चों इसका जो एग्जांपल है ना रिड्यूसिंग शुगर का, आपने याद किया वो ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज क्यों है ये तो आपको पता ही है, ग्लूकोज को समझाने की आवश्यकता तो है नहीं। आप याद करो जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने ये टॉपिक आपको बताया भी था कि बच्चों फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप तो है, लेकिन फ्रुक्टोज भी टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देता है। मैंने इस चीज को मैंने वहां सिखाया था। एक बार मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया था कि देखो आपको देखने में आश्चर्य होगा, मैंने ये बातें वहां सिखा भी थी, बहुत पहले मैं बता भी चुका हूँ। ये अलग बात है कि आपको तैयार नहीं है, अलग मैटर है, कोई दिक्कत नहीं। बस ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज में तो कोई समस्या नहीं है ना, एल्डिहाइड है। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज क्यों होता है मैंने सिखा भी दिया, फ्रुक्टोज में है ना। उसके बाद लैक्टोज, उसके बाद माल्टोज है ना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रुक्टोज का मैं बारे में बता चुका हूँ, मैं रिएक्शन लिख के बता चुका हूँ। एल्डिहाइड कीटोन के रिलेशन आप पढ़िएगा, उसमें बता चुका हूँ साफ साफ कि फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होने के बावजूद भी ये टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट क्यों देता है।
मैं वहां लिखा चुका हूं, अगर आपको ध्यान नहीं तो अलग मैटर है, इसका हम क्या कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद इसमें जो एग्जांपल है, सुक्रोज, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, स्टार्च, स्टार्च है, सेलुलोज, ईटीसी। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, देखो हमें तो ये पता है ना कि जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आएगा वो टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट देगा, तो एक तो समस्या खत्म, एल्डिहाइड वाले सब में आंसर क्लिक करना है। कीटोन ऐसा नहीं देता, लेकिन कीटोन में हमें फ्रुक्टोज याद रखना कि कीटोन भी ऐसा करता है। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। प्रश्न ये है कि सर हम कैसे बताएंगे वास्तव में देख के। तो बच्चों आप क्या करिएगा, इन दोनों के नीचे ना 3-3 4-4 लाइन छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? मैं जैसे आगे पढ़ाऊंगा ना तो आपको स्ट्रक्चर देख के मैं सिखाऊंगा कि कैसे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पहचानते हैं। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप पहचान हो जाएगा ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। अभी फिलहाल ये एग्जांपल याद कर लीजिए, ठीक है। और आप एल्डिहाइड कीटोन में वो देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि ये फ्रुक्टोज, ये एल्डिहाइड, सॉरी ये फेलिंग टेस्ट क्यों देता, मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था। फिलहाल इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हटा देते हैं। तो बच्चों अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में, वास्तव में सिलेबस में मोनो और डाइसेक्राइड ही है ना। तो वही हम लोग एक करके पढ़ेंगे। मैं पहले आपको मोनोसेक्राइड बताता हूँ। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं ये तो पता है ना, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं सर? अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो और उसके साथ अल्कोहल एक से ज्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट ही गिना जाए। तो बच्चों मैं शुरू करता हूँ कि करके ना, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। यहीं से अपनी कहानी शुरू होती है, यहीं से आपको ग्लूकोज दिखने वाला। आप ग्लूकोज, एक बात और सुनो, कैपिटल डी कैपिटल एल पढ़ लेना। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ आज पढ़ लेना। अगर आपने नहीं पढ़ के आया ना तो कल की क्लास में आपको वैसे मैं बाहर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि याद है मैंने बताया था इसका प्रोटेक्शन की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जब OH जब OR से जुड़ जाता है, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। और बच्चों करेक्ट फीचर बनाने का तरीका मैंने सिखाया था, करेक्ट फीचर कैसे बनता है ना, ये दोनों तरीका सिखाया था। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। करेक्ट फीचर कैसे बनता है मैंने ये तरीका आपको सिखाया था, करेक्ट फीचर। ये 3 पढ़ लीजिएगा। खैर, टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कितने टाइप्स का होता है? देखो बच्चों, मोनोसेक्राइड 2 टाइप्स का होगा। कैसे 2 टाइप्स का? मैंने अभी क्या बताया था, ऐसा ऐसा कोई भी फंक्शन, ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड हो, सही है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड हो या कीटोन हो, और इसके साथ साथ विथ एल्डिहाइड के साथ साथ एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो बच्चों ये भी तो कार्बोहाइड्रेट होगा, होगा कि नहीं होगा? और इसके साथ बोलो जरा, इसके साथ बच्चों ना एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, तो ये भी हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी। तो बच्चों आपने सुना होगा, इसको स्पेशली पढ़ते हैं एल्डोज, याद है एल्डोजेस? आपने सुना होगा इसको एल्डोजेस पढ़ते हैं, याद है? ध्यान आ रहा है एल्डोजेस? मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा डार्क में लिख देता हूँ। तो बच्चों क्या पढ़ते हैं? एल्डोजेस। एल्डोज समझ गया ना? एल्डोजेस बच्चों कार्बोहाइड्रेट है, तो लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। बाकी तो पॉलीहाइड्रोक्सी तो आएंगे। और बच्चों इसको पढ़ते हैं कीटोजेस। कीटोजेस किसे कहते हैं? जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। तो मोनोसेक्राइड बच्चों 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। बाकी OH तो 1 से ज्यादा होंगे, इसमें कोई दो रात है नहीं। क्यों? OH 1 से ज्यादा ही होंगे।
बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो बच्चों एल्डोजेस एल्डोजेस ये पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एल्डोजेस क्या होता है। बच्चों जो एल्डोजेस होता है ना, मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा एक बता दूं, जरा ध्यान सुनिए। जो एल्डोजेस है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्मूला एल्डोजेस का, जरा देखो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा सर, CHO। उसके बाद क्या आएगा सर, एल्कोहल एक से ज्यादा आएगा तो मैंने यहाँ पे N लिख दिया N, और बच्चों नीचे क्या लिखेंगे CH2OH। बच्चों इस प्रकार का यदि कोई भी दृश्य आपके आसपास दिखाई देता है तो आप क्या बोलेंगे सर, ये एल्डोजेस जैसा। क्या है ये? एल्डोजेस है। एल्डोजेस मतलब कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेक्राइड का ये एल्डोजेस फॉर्म है। ठीक है। यहाँ बच्चों जो N होता है ना, N जो होता है N, ये N बच्चों ना 1 से लेके 7 तक होता है, 1 to 7। जब N की जो वैल्यू होती है 1 to 7 होता है, 1 to 7। कैसे बच्चों? अगर N की वैल्यू 1 लेंगे तो कितने कार्बन होंगे? एक एल्डिहाइड का ये नीचे 2, एक नीचे 3, तो इसको बोलते हैं ट्राईयूजेस। ट्राईयूजेस 4 होगा टेट्राओजेस, 5 होगा तो पेंटाओजेस, 6 होगा तो हेक्सोजेस, और इसी में आपको दर्शन होंगे जिसका नाम है ग्लूकोज का। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, हेक्सोजेस क्यों कहते हैं ग्लूकोज को? बच्चों इसका जनरल फॉर्मूला देख लो। आपको अच्छे से पता है कि कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके दोनों साइड कार्बन आना चाहिए, तो बेचारा इसको बीच में करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। तो क्या करो, सबसे पहले ऊपर CH2OH लिख दो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर कार्बन तो सेट करना है ना, उसके बाद बीच में कीटोन डाल दो। भाई बीच में कीटोन, तो कीटोन की तो पहचान होती है ना, दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। उसके बाद बच्चों नीचे तो वही आपका जो तरीका है, CH2OH ले लो। आपको CH2OH तो देखो, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद आपको CHOH लेना पड़ेगा। सॉरी, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद देखो, यहाँ भी मैंने CHOH लिया, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद यहाँ भी लेना पड़ेगा। अब आगे क्या करो, वही सबसे नीचे CH2OH डाल दो। बच्चों इसमें जो N की वैल्यू है ना, इसमें N की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 0 से 6 तक शुरू होती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एल्डोजेस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कीटोजेस। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। एल्डोजेस, पहला हेडिंग एल्डोजेस। चलो N की वैल्यू 1 लेते हैं, N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख दूं क्या? 1 क्या लिखूं? हो गया 1, 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये यही बनेगा ना फॉर्मूला। देखो तो किसको क्या पढ़ेंगे बताओ तो? इसको पढ़ेंगे एल्डो एल्डो ट्राईओज, एल्डो ट्राईओज। ट्राईओज क्यों पढ़ेंगे? 3 कार्बन है इसलिए एल्डो ट्राईओज पढ़ेंगे। समझ नहीं पा रहे हो यार? एल्डो ट्राईओज पढ़ेंगे, एल्डो ट्राईओज। बच्चों इसका कॉमन नेम तो आप जानते हैं ना, कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम जानते हैं ना इसका? कॉमन नेम भूल गए क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड। कॉमन नेम ग्लिसरॉल्डिहाइड। जरा जरा इधर देख लो, इधर जरा इधर देख लो बच्चों, यहाँ पे N की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से ना, 0 से हो गया ना इधर, तो 0 कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ 0, ये रहा 0, ये रहा 0, इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, 0 कर देता हूँ, N बराबर 0। बच्चों अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो बोलो ये गायब होगा कि नहीं गायब होगा? ये गायब कर दो ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा, यही फॉर्मूला बनेगा ना। हाँ सर। उसका नाम क्या होगा? कीटो। और कितने कार्बन है? 3 ट्राईओस। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट। देखो बच्चों, हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमें सीखना है। हाँ, हमें सीखना कंसेप्ट को। चलो N बराबर 2 रखते हैं। चलो बोलो, N बराबर 2 रख दे। यहाँ पे कितने कार्बन है बताओ तो? 4 हो गए क्या? देखो 1 और 2 ये हो गए, 4 हो गए क्या? 4। तो बच्चों क्या बोलेंगे? बोल दो एल्डो टेट्रा, बोल दे क्या? टेट्रा। हाँ सर। एल्डो टेट्राओस, एल्डो टेट्रा। N बराबर 2। अब तो यहाँ पे N बराबर 1 लेना पड़ेगा, तो N बराबर 1 लेंगे तो मुझे बताओ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ CHOH आ जाएगा और नीचे CH2OH आपका फेवरेट। नाम बोलो। कीटो टेट्रा। कीटो टेट्रोस। कीटो टेट्रोस।
समझ में तो आ रहा है ना कैसे मैं एल्डिहाइड कीटोन बना रहा हूं? मैं मोनोसैकेराइड पढ़ा रहा हूं, सुन लेना, मोनोसैकेराइड। चलिए आगे लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। ध्यान से सुनो, यदि आपको बायोमोलिक्यूल्स का आज का लेक्चर और कल का आधा लेक्चर समझ में आ गया, मैं गारंटी देता हूं आप खुद बोलोगे सर ये लेशन मैं खुद से पढ़ लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैंने बेस बना दिया, और यदि आपको मैंने दो सैकराइड को जोड़ना सिखा दिया, यदि आपको मैंने पेरोक्सिल लिंकेज सिखा दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सिखा दिया, मैं गारंटी देता हूं कि कल को बोलोगे सर ये तो लेशन वास्तव में बहुत सिंपल है भी, पॉलीमर की तरह लेशन है ये। शुरुआत का यदि आपको बेस स्ट्रांग हो गया ना, तो उसके बाद इस लेशन में कुछ है ही नहीं। वही सिखा रहा हूं, इसलिए आराम से सिखा रहा हूं। चलो n बराबर 3 लिख देते हैं। यहाँ 3 लिख दूं क्या? कितने कार्बन हो गए गिनो तो? 5 हो गए? कुछ बोलो हाँ ना। हाँ सर, पेंटोज। पेंटोस। तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2। यहाँ 2 लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? कीटो पेंटोज। ये पेंटोस। सिंपल सी बात। n बराबर मैंने यहाँ पे क्या लिया? 3, सॉरी यहाँ पे 3 लिया। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से फास्ट बच्चों। अब अपने काम लायक आ गया, क्योंकि n बराबर 4 की मुझे तलाश थी और आपको वो आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहीं से शुरू करना, जिसका नाम ग्लूकोज है, इसी खानदान का सदस्य है ना बच्चों। यहाँ पे n बराबर 4 लिख रहा हूँ, मुझे बताओ n बराबर 4 लिखने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा ना? 4 आ जाएगा तो क्या ये बोल देंगे क्या? एल्डोहेक्सोस। हाँ सर। हाँ। अच्छा, सब में ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो चल रहा था उसको हटा देना भाई, स्क्रीनशॉट में था। यहाँ पे n बराबर 3 लेके चल रहा हूँ भाई, 3 लेके चल रहा हूँ, तो ये ऐसे 3 ले लूंगा, 3 ले लूंगा, तो ये बोलूंगा कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनिए बच्चों, ये जो एल्डोहेक्सोस है ना, एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ? देखो, एल्डोहेक्सोस केवल ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज इस खानदान का है। बाकी एल्डोहेक्सोस आपको और भी मिलने वाले, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, इस बात को लिख देता हूँ, ग्लूकोज, ग्लूकोज इसी इसी फैमिली मतलब ऐसी फैमिली जिसमें 6 कार्बन, एल्डोहेक्सोस, ग्लूकोज इसी फैमिली का सदस्य है, मेंबर। याद है जब आपको ग्लूकोज सर ने पढ़ाया होगा तो लिखाया गया होगा ये एल्डोहेक्सोस है। एल्डोहेक्सोस क्यों है, समझ में आ गया बच्चों? कीटोहेक्सोस क्या है? कीटोहेक्सोस में क्या लिखेंगे जरा बता दो? कीटोहेक्सोस में क्या लिखेंगे कि फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इसी फैमिली का सदस्य है, इसी फैमिली का सदस्य, सॉरी मेंबर है। तो बच्चों हमने आपको सिखाया कि एल्डोहेक्सोस किसे कहते हैं और कीटोहेक्सोस किसे कहते हैं। एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस बच्चों मोनोसेक्राइड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसलिए इसको हेक्सोस बोलते हैं। दोनों कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन बच्चों दोनों सिंपलेस्ट यूनिट है, दोनों में केवल एक ही यूनिट पाया जाता है, आप इससे आगे इसको नहीं तोड़ सकते। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हटा देते हैं। तो बच्चों मैंने आपको आपका बेस, हम लोग पहुंच के सेक्राइड, मोनोसेक्राइड ये सब क्या होता है, ल्यूसीन नॉन ल्यूसीन सब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा यहाँ तक। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो गया होगा पिक्चर, आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। बच्चों शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कैपिटल डी कैपिटल एल के बारे में। एक बार बात कर ले कैपिटल डी कैपिटल एल के बारे में। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको याद हो, अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो बच्चों बहुत पहले ना किसी भी 3D मॉलिक्यूल को बताने के लिए कैपिटल डी कैपिटल एल आता था। पहले हम कैपिटल डी कैपिटल एल से ही बताते थे, याद आ रहा है? कैपिटल डी कैपिटल एल, इसको बच्चों इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं।
इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बच्चों इसमें कुछ कमियां थी, तो बच्चों उस कमियों के कारण इसको फर्दर डेवलप नहीं किया गया। बच्चे इसमें कुछ कमियां थी, क्या कमियां थी मैं यहाँ पे फिर दोबारा भी बता दूंगा। इसको फर्दर डेवलप नहीं किया। आपको पता है ना, इस समय का जो न्यू लेटेस्ट टेक्निक है वो आरएस टेक्निक है। कुछ याद आ रहा है कि मैं ऐसे चाइनीज बोल रहा हूँ? हाँ सर। आरएस टेक्निक है बच्चों। इस आरएस टेक्निक को हम लोग आज के समय पढ़ते हैं, याद आ रहा? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर। और आरएस टेक्निक कहीं भी अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात और सुनो, अगर आपको कभी भी डीएल बताना है, कैपिटल डी कैपिटल, मैं कैपिटल डी कैपिटल एल बता रहा हूँ, मैं स्मॉल डी स्मॉल एल नहीं बता रहा हूँ। ये सब बता चुका हूँ, सब कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, सब क्या है ना, आज नहीं बता रहा हूँ। बच्चों इसके लिए करेक्ट फीचर बनाना पड़ता है, करेक्ट फीचर बनाना पड़ता है। कोई हमसे पूछे सर फीचर क्या होता है, तो भाई तब नहीं बता सकता मैं फीचर क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जब आपके टीचर ने ये पढ़ाया होगा तो उन्होंने करेक्ट फीचर और करेक्ट फीचर के बारे में कुछ नहीं बोला होगा। उन्होंने डायरेक्ट बेंजीन की स्ट्रक्चर को क्रॉस एज ए सूली पर टांग दिया होगा कि ये रहा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ऐसे सूली बना के ऐसे ऐसे 2-4 पाई लगा दिया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, करेक्ट फीचर जब तक नहीं बताएंगे ना तब तक कैपिटल डी और कैपिटल एल का कोई अस्तित्व नहीं। अच्छा, करेक्ट फीचर किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि सभी कार्बन को वर्टिकल लिखते हैं, ऑलमोस्ट सभी कार्बन वर्टिकल पे आने चाहिए, और जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो टॉप मोस्ट पे होना चाहिए और वर्टिकल पे ही होना चाहिए, और वहीं से नंबरिंग शुरू करें। यह सब करेक्ट फीचर की कहानी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जरा एक खास बात सुनो, ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों ने, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए बना था, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के लिए। नहीं समझ में आ रहा? ये जो डीएल जो कॉन्फ़िगरेशन जो बना था ये किसके लिए बना था बच्चों? कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के लिए बना था। डीएल कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए बना था? कार्बोहाइड्रेट। में इस बात को लिख देता हूँ, आपकी नोट्स में भी होगा। ये किसके लिए है? ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो पहचान लोगे ना, अब तो कार्बोहाइड्रेट में कोई तकलीफ नहीं है ना। ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड। मतलब ये हुआ ना कि बच्चों एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के लिए कैपिटल डी कैपिटल एल का यूज किया जाता है। बच्चों कैपिटल डी कैपिटल एल ना एक्सपेरिमेंट फैक्ट नहीं है, कैपिटल डी कैपिटल एल हमारा एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी चीज को देख के बता सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड को ही, और किसी को नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टेक्निक है कॉन्फ़िगरेशन इस समय फ्लॉप हो चुका है। अभी जो लेटेस्ट टेक्निक है वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन वो जो आप अच्छे से जानते हैं, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मैं डीएल के बारे में एक लाइन बोल दूं जल्दी से, फास्ट। इसको हटा देता हूँ। बच्चों में तो आपका वही फेवरेट, मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड ले लिया। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो मोनोसैकेराइड है, जहां से कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत होती है, जो एल्डोजोज है, जो एल्डोजोज ट्राइओज है, क्या था, मैं वहीं से ले रहा हूँ। मैं करेक्ट फीचर बना रहा हूँ। करेक्ट फीचर किसे कहते हैं? जिसमें फंक्शनल ग्रुप सबसे टॉप पे हो, है ना, और सभी कार्बन क्या हो, वर्टिकल लाइन पे हो। और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है बच्चों, ये मैंने ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड लिख दिया। तो सबसे पहले बताओ क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? यस सर। तो कार्बोहाइड्रेट इसका मतलब कैपिटल डी कैपिटल एल का यूज कर सकते हैं। क्या ये करेक्ट फीचर है? यस सर। ये मैं सब क्वेश्चन करा चुका, आप वहां चेक कर लीजिएगा। और तब इसके बाद बच्चों इसकी पोजीशन देखते हैं, इसकी पोजीशन देखते हैं। ये पोजीशन कहां पे? राइट में है। अगर ये राइट में है तो इसे बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी डी बोलते हैं। मैं यहाँ पर कैपिटल, ये देखो डी, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका नाम है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा, अगर मैं इसका एल बनाना चाहता हूं तो इसका मिरर इमेज ले लीजिए। अच्छा, जो कैपिटल डी जो होता है और जो कैपिटल एल होता है बच्चों एक दूसरे की इनिशियोमर है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा ही होंगे, एक दूसरे की इनिशियोमर। ये बात याद है कि देखो, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और डी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड एक दूसरे की इनिशियोमर है ना, देख लो। हाँ ये लेफ्ट में है, इसलिए बच्चों इसको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से जाना था, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है यहाँ तक? अच्छा देखो जरा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा
सर ये कैपिटल डी कैपिटल एल को बेचारा आगे क्यों नहीं लेके चला गया? ये तो अच्छा था, बढ़िया था, सिंपल था, बहुत दिमाग नहीं लगाना था। तो मुझे एक बात बताओ, याद है मैंने बताया था कि जब कभी किसी एल्डिहाइड को, ध्यान सुनिएगा, जैसे ये कैपिटल डी कैपिटल लाया कैसे? आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहाँ से नंबरिंग किया टॉप पे, आपने यहाँ नंबरिंग किया 2 पे, आपने यहाँ किया नंबरिंग 3 पे। अगर आप टॉप से नंबरिंग करते हैं, अगर आप ऊपर से नंबरिंग करते हैं, अगर वो OH आपके राइट में दिखाई देगा तभी वो डी है। लेकिन मुझे बता दो अगर आपने नीचे से नंबरिंग किया तो ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। तो आपके मन में प्रश्न आएगा सर ये तो ऊपर से ही नंबरिंग करेंगे, वो नीचे से क्यों करेंगे? लेकिन मुझे एक बात बताओ, देखो पुराने समय में क्या था ना, पुराने समय में लोग ऐसा कहते थे कि यदि आप कोई कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन करा रहे हैं और कराते कराते लेके आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी डी वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, यदि आपने उसके कायरल सेंटर को डिस्टर्ब नहीं किया तो। ऐसा लोग कहते थे, सही बात भी है भाई, अगर आप कायरल सेंटर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो डी का डी ही बनेगा। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, क्या आज के समय में ऐसी टेक्निक है कि नहीं? क्या टेक्निक है मुझे बताओ, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? यस सर। इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा दो, जब इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराओगे तो क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन कर देगा? प्रोटेक्शन कर देगा ना, प्रोटेक्शन कर देगा। मतलब ऊपर वाला, याद है मैंने बोला था कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन कराना, तो आपने ऊपर वाला कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन करा दिया। अब क्या करो, अब इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। जब डालोगे तो बच्चों ये CH2H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब क्या करो, इसका पानी डाल के प्रोटेक्शन हटा लो, तो बच्चों ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। या इसको उठा के इसका रिड्यूसिंग शुगर डाल दो, सॉरी मतलब कोई ऐसा डाल दो जो ये खुद अल्कोहल हो जाए। तो मुझे बताओ क्या ये नीचे से नंबरिंग शुरू हो गया कि नहीं हो गया? तो जब नीचे से शुरू हो गया तो ये एल हो गया ना। तो जो बहुत पहले ऐसी टेक्निक थी ना, तो अगर आप डी लेके चलेंगे, यदि कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं किए तो वो डी का डी मिलेगा। साहब वो आज के समय में हमारे पास ऐसी टेक्निक है ना कि यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी ना करूं तब भी मैं डी कैल कर सकता हूं। भाई ऊपर वालों को बचा लो, नीचे वालों को हटा दो, इससे बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप बना लो, या इसको क्या करो ना, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, इसको एसिड बना लो। एसिड बना लो तो नीचे वाला स्ट्रॉन्ग हो गया ना, नीचे से नंबरिंग करो देखो एल हो गया। इसलिए बच्चों ना, इसलिए इसको आगे ना नहीं ले जाएगा, इसको फ्लॉप होगा और उसकी जगह पे RS कैपिटल RS आए। खैर कोई बात नहीं, इसको हटा लीजिए जल्दी से। तो बच्चों वास्तव कैपिटल डी कैपिटल एल क्या होता है देखिए। तो बच्चों आपको भी पता है कि आज की जो शुरुआत हमें करनी है उसको, उस शुरुआत का नाम है ग्लूकोज, कि ग्लूकोज से पूरी कहानी शुरू हो रही है। तो जरा एक बार देख लेते हैं। ग्लूकोज, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6। आपको अच्छे से पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, और आपको ये भी पता है कि इस ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एल्डिहाइड, और ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्यों है सर? क्योंकि जब भी कभी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए फंक्शनल ग्रुप और उसके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी आ जाए तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये डिफिनेशन। और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, ये मोनोसेक्राइड है। इससे आगे, इसके आगे आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे लास्ट एक बाउंड्री है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ग्लूकोज की बात करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड फर्स्ट नंबर पे आ सकता है। उसके बाद बच्चों आपको पता है हम लोग फीचर प्रोजेक्शन बना रहे हैं, वो भी कौन सा फीचर प्रोजेक्शन बना रहे हैं? करेक्ट वाला बना रहे हैं। तो बच्चों करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि आपको वर्टिकल लाइन पे कार्बन को रखना है। चलिए रख देते हैं, सभी कार्बन को रख रहे हैं बच्चों। ये रहा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पे OH इधर रहता है। आपको मैंने बताया था पिछली बार, आप याद करो, केवल थर्ड नंबर कार्बन पे OH इधर रहता है, बाकी सब जगह OH इस साइड रहता है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट नंबर, साथ में नंबरिंग कर रहा हूँ, ये रहा सेकेंड नंबर, और ये रहा थर्ड नंबर, और बच्चों ये रहा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में बच्चों OH इधर रहता है और H इधर रहता है, ये रहा फोर्थ नंबर। और ये रहा बच्चों फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में भी OH इधर रहता है और ये रहा H, और लास्ट में सिक्स नंबर में CH2OH रहता है। बच्चों ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, एक बार फिर सुन लीजिए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में केवल और केवल थर्ड नंबर के कार्बन में डिफरेंस आ रहा, बाकी सॉरी हाँ थर्ड नंबर के कार्बन में OH डिफरेंस आ रहा, देख लीजिए। ये कायरल सेंटर में बस ये जो OH इस साइड है, बाकी सब में OH आपको इस साइड दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, जरा इस पांचवें नंबर कार्बन को देखिए, सबसे लास्ट ये कायरल सेंटर है, सबसे लास्ट का कायरल सेंटर है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर का।
सबसे दूर का कायरल सेंटर है। तो बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप के सबसे दूर का कायरल सेंटर का हमें OH देखना, OH याद रखना। करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होना चाहिए, करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। सभी कार्बन वर्टिकल लाइन पे है, फंक्शनल ग्रुप भी हमारा वर्टिकल लाइन पे है, इसलिए मतलब ये करेक्ट फीचर है। इसके बाद बच्चों सबसे दूर का कायरल सेंटर मतलब 5वें नंबर का, इसके बाद तो कोई कायरल सेंटर है नहीं, उसको OH को देखिए बच्चों। अगर हमने OH देखा तो ये OH मुझे आपको राइट साइड में दिखाई दिया। अगर इस प्रकार का कोई भी सीन है तो इसी प्रकार के नाम को डी ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। लोगों ने इसको डी ग्लूकोज बोला। अच्छा, आज की बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है ना जो मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको बातें पता नहीं होंगी, और कुछ बातें ऐसी है जो जानने के बाद हो सकता है कि आपको बोर्ड की बातें वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए पूरा ध्यान सुनिए। तो बच्चों ये तो मैंने डी ग्लूकोज बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं एल ग्लूकोज बनाने के लिए, तो आपको अच्छे से पता है कि सर डी और एल एक दूसरे के मिरर इमेज ही नेशियोमर है। तो सर कुछ मत करो, केवल और केवल एक दूसरे का मिरर ये बना दो। अच्छा बच्चों, मैं शुरू करने से पहले एक बात बता दो कि ये जो डी ग्लूकोज है इसमें कितने कायरल सेंटर है? 4। इसका मतलब इसमें एन की वैल्यू 4 है। तो अगर एन की वैल्यू 4 है तो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर बनेंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? 2 पावर n याद है? नहीं याद है यार? बताया तो था, जब भी कभी अनसिमेट्रिकल का क्वेश्चन आए तो आप 2 पावर n लगाया करिए, बताया था यार। ये देखो कितना भूतपूर्व चला है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था बच्चों कि जब भी कभी भी आपको अनसिमेट्रिकल केस मिले, अनसिमेट्रिकल, देखो अनसिमेट्रिकल तो है और क्या है, तो बच्चों 2 पावर n लगा दिया करो बिना सोचे। 2 पावर n चाहे GI है चाहे OI। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। तो बच्चों 2 पावर 4 मतलब 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, ये कि पेपर में आ चुका है। खैर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो सर क्या है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2D 3L। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो, और वो बोलेंगे सर 4D, और बोलेंगे सर 5D है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका IPSC नाम क्या है तो क्या बताएंगे? इसका IPSC नाम बोलिए। 2 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल। इसका IPSC नाम क्या होगा? इसका IPSC नाम बोल दो, बोलो IPSC नाम। 2 3 4 5 6 कितना हाइड्रोक्सी? 5 ना, तो पेंटा हाइड्रोक्सी कितने कार्बन साहब? 6 हेक्सेनल। ये इसका IPSC नाम हो गया, स्मॉल लेटर से। तो बच्चों ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज के बारे में आपको मैंने डिटेल बता दिया कि साहब ये डी ग्लूकोज है ना, डी ग्लूकोज बता दिया मैंने। चलिए एल के बारे में बताइए, एल कैसे लिखें? तो क्या करें, सबसे ऊपर CHO लगा दें और इसी का मिरर इमेज ले लिया जाए, क्यों? बच्चों मिरर इमेज की आपको खास बात बताया था ना कि जो सबसे ऊपर है जो सबसे नीचे है ना, वो जैसा है वैसे लिखे, बाकी सबको बस उल्टा करके लिख दीजिए। बच्चों ये OH इधर आ जाएगा, इसके बाद H इधर आएगा, उसके जस्ट बाद बच्चों मतलब आपको मिरर इमेज की टेक्निक बताया था ना, पास का पास दूर का दूर, जो पास है उसका पास बनेगा, दूर जो है जो उसका दूर बनेगा। ये OH इधर आ जाएगा, इसके बाद H इधर आ जाएगा, सॉरी OH इधर आ जाएगा, फिर H इधर आ जाएगा, फिर OH इधर आ जाएगा, फिर H इधर आ जाएगा, और लास्ट में CH2OH हो जाएगा। तो बच्चों मुझे सबसे पहले बताओ इसका IPSC नाम क्या होगा? वही होगा ना। हाँ, इसका IPSC नाम बच्चों सेम होगा। IPSC नाम सेम क्यों होगा? क्योंकि आप याद करो स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं, आप को याद करो स्टीरियो आइसोमर्स क्या कहते हैं?
दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। और बच्चों स्ट्रक्चर डिफरेंट का सॉरी स्ट्रक्चर सेम हो, और बच्चों अगर किसी की स्ट्रक्चर सेम हो तो गारंटी उसका आईपीएससी नाम भी सेम हो, लेकिन उनका 3D में, उनका स्पेस में जो जो ग्रुप जो एटम लगे वो उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। देखो डिफरेंट है, किसी में OH इधर लगा, किसी में OH इधर लगा, दोनों में डिफरेंट है, लेकिन बच्चों दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। कैसे पता सेम है? तो सब आईपीएससी नाम सेम है। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला वाला ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो बच्चों सबसे दूर का ये कायरल सेंटर है, उसके आपने OH को देखा, और सबसे दूर के कायरल सेंटर का जो OH है बच्चों वो सबसे लेफ्ट साइड है, इसलिए बच्चों इसको एल ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, एल ग्लूकोज। बच्चों ये जो एल लिख रहा हूँ ना, कैपिटल लिख रहा हूँ, तो ये जो डी और एल है ना, ये इंसान, ये हम बताते हैं, आप बताते हैं, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो आप OH को देख के बताते, याद रखिएगा। मैं बच्चों स्मॉल डी और स्मॉल एल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों। स्मॉल डी स्मॉल एल तो एक्सपेरिमेंटल है, आप उसको देख के नहीं बता सकते, वो पोलरीमीटर से देख के बताया जाता है कि स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है, लेकिन बच्चों कैपिटल डी और कैपिटल एल आप बता सकते हैं। तो बच्चों डी ग्लूकोज ये रहा, एल ग्लूकोज, इसकी स्क्रीनशॉट ले ताकि एक एक करके बात शुरू करते हैं। आपको मैंने बच्चे एक छोटा सा होमवर्क दिया था, मुझे उम्मीद है कि आप वो करके आए होंगे। मैंने बोला था कि आप क्या करिएगा, आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहल से कराने पे क्या बनता है, यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एसिटल या कीटल बनता है, या हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है। ये आपको याद है, मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि जो हेमी एसिटल होता है बच्चों, हेमी मतलब हाफ, वो अनस्टेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका हेमी एसिटल स्टेबल होता है जो कि ग्लूकोज का है। मैंने वहां भी बात ये बताई थी, कोई बात मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखें, आगे देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसकी स्ट्रक्चर रहने देता हूँ। देखो जरा ध्यान से देखना, मैं पहले हेडिंग लिखता हूँ बच्चों। जो हेडिंग है यही से बच्चों स्टार्ट होता है बायोमोलिक्यूल्स, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा ना। जिनको भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगी सुनेंगे ना तो आज के बाद स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलेंगे, याद नहीं करना, समझना। बच्चों जो हेडिंग है उसका नाम है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये हेडिंग है। ये सब क्या है सर मैं बताता हूँ, जरा ध्यान सुनना। आपको अच्छे से याद है कि अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, फिलहाल हम एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज पार्ट है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन, अगर उसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराया जाए, आपको याद होगा ड्राई HCl की प्रेजेंस में एसिड जो हमने लिया था, ड्राई HCl मतलब सब पानी नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल मॉइस्चर मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता है बच्चों, यहाँ पे एसिटल या हेमी एसिटल नाम का कोई चीज बनता है, और इसी को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन करना। अगर आपको कभी भी CHO और ये कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को बचाना है, आप चाहते हैं कि बेचारा उस पर कोई अटैक करके रिएक्शन ना करे, तो मैंने सिखाया था कि ये बहुत बेस्ट रिएक्शन है। आप क्या करो ना, उसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा दो ड्राई सेल्स के फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, ईथर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ईथर इनर्ट होता ही, ये मैंने बताया था ना, साइक्लिक ईथर बन जाएगा। ये सब मैंने आपको कहानी बता दिया था। मतलब बच्चों एसिटल या हेमी एसिटल बनता है, ये मैंने बताया था। अच्छा अब कीटोन लेंगे तो कीटल या हेमी कीटल ऐसे करके बनेगा, ठीक है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी, क्या बताई थी, मैंने ये बताया था कि देखो ऐसा है बच्चों, जो हेमी एसिटल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ के एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों और ईथर जुड़ जाता है OR, वो अनस्टेबल होते हैं। आप उसके रिएक्शन मैकेनिज्म आज देखिएगा, एल्डिहाइड में मैंने क्लास में बता रखा, आज देखिए तो पता चल जाएगा। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स के हेमी एसिटल
जैसे किसके, ग्लूकोज के। साइक्लिक हेमी एसिटल स्टेबल होते हैं। वैसे तो हेमी एसिटल स्टेबल तो होता नहीं है, वो आगे रिएक्शन करके एसिटल में कन्वर्ट होता है, लेकिन बच्चों कुछ कंपाउंड के हेमी एसिटल भी स्टेबल होते हैं। ये मैंने बात यहाँ पे लिख दिया है, साइक्लिक यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर बच्चों जैसे हेमी एसिटल पहले तो स्टेबल नहीं होते, लेकिन स्टेबल होते किसका, ग्लूकोज का। तो इसलिए बच्चा हम उसकी स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहे हैं, जो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और कैसे बनता है एक बार फिर सुन लीजिए, कैसे बनता है। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन यदि आप अल्कोहल से कराते हैं तो हेमी एसिटल बन जाता है। हेमी एसिटल मतलब एसिटल ही बन जाता है। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो पहले हेमी एसिटल का नंबर आता है, फिर बाद में उसके बाद रिएक्शन करके आगे एसिटल बन जाता है। तो बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको आगे बताऊं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप समझ गए ना हेमी एसिटल कैसे बनता है। तो बच्चों देखो कैसे बना, जरा आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे सब चीज हटा रहा हूँ, सब चीज मतलब जितनी जरूरत उतना रख रहा हूँ। आपको अच्छे से पता है ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज डी है। मैं आपको बच्चों डी ग्लूकोज लेके चल रहा हूँ, डी ग्लूकोज लेके चल रहा हूँ, और उसके मैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कैसे बनता है, बहुत सिंपल काम है। ये डी ग्लूकोज है जो लेके चल रहा हूँ, उसका नाम डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज में जरा खास बात देखो बच्चों, डी ग्लूकोज में खास बात क्या है, ध्यान सुनिएगा। डी ग्लूकोज लेके चल रहा हूँ मैं पहले इसके नीचे लिख देता हूँ बच्चों, मैं जो लेके चल रहा हूँ डी। डी क्यों? क्योंकि सबसे दूर का जो OH है वो राइट साइड है। डी प्लस ग्लूकोज बच्चों लेके चल रहा हूँ। सर ये प्लस मतलब मैं बताता हूँ, देखो बच्चों प्लस मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि ये प्लस ग्लूकोज है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप किसी भी ग्लूकोज को देख के प्लस और माइनस नहीं बता सकते। मैंने आपको बता दिया कि साहब इस ग्लूकोज का मैंने प्रैक्टिकल किया, तो ये ऑप्टिकल जो इसकी एक्टिविटी है वो डी फॉर्म में, वो प्लस फॉर्म में। पोलरीमीटर से मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके मैंने आपको बता दिया पहले से। देखो डी तो आप बता सकते हैं देख के, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्लस और माइनस एक्सपेरिमेंटल है। मैंने आपको हिंट कर दिया कि डी प्लस ग्लूकोज है, बस ये कह रहा हूँ बच्चों। डी का और प्लस का कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ डी माइनस भी हो सकता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये बता दिया कि सब ये डी प्लस है। प्लस मैंने बता दिया, क्यों बता दिया? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है और ये प्लस वाला है, बाकी तो डी तो कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि सर जो डी होता है वो प्लस होता है, ऐसा नहीं। डी अलग है, प्लस एक्सपेरिमेंट करके हमने आपको बताया, माइनस भी हो सकता था। खैर, तो बच्चे होता क्या, जब देखिए होता ये है ना कि इसके जो 5वें नंबर का जो OH है ना, 5वें नंबर का ये OH क्या करता है ना, ये सबसे पहले मैं इसको कार्बोनिल कंपाउंड बना देता हूं, ताकि आपको लगना भी तो चाहिए अटैक हो रहा है। तो ये 5वें नंबर कार्बन क्या करता है, इस पर अटैक करता है। जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड फ्री होता है। ठीक है, यहाँ तक बाकी रिएक्शन तो आपको मैं बता चुका हूँ। जब अटैक करेगा तो एक जगह OH लगेगा और एक जगह ईथर लगेगा, तभी तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। और दोनों जगह ईथर लग जाए तभी तो एसिटल बोलते हैं। ये बता चुका हूँ, आपने पढ़ के भी आया। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। पहले ये कार्बन क्या था, sp2 था।